तो जाहिर सी बात स्पष्ट है कि आपने यह मान लिया कि घुसपैठियापन होता है और आप फेलुअर हैं। तीसरा, आपने 1 करोड़ युवा रोजगार को भी लेकर के बोला था, आपके घोषणा पत्र में लिखा है। तो इसके पहले जो 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक वर्ष भारत देश में देने की बातें कही थी आपने, वो आज तक नहीं दिए आप। तो भारत देश की जनता भी जानती है आपके चाल और चरित्र को। एसएससी का भी नौकरी का एक लॉलीपॉप दे दिया आपने। एसएससी की नौकरी आप तब देंगे जब भारत देश की जनता को सरकारी पोर्टल खोलेंगे कि नौकरी के लिए पोर्टल खोला जा रहा है। सर, बीजेपी ने आज पश्चिम बंगाल में अपना घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन इससे पहले भी कई राज्यों में उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया था। क्या लग रहा है ये जो घोषणा पत्र जारी किया है वो कितना काम आएगा, कितना जनता तक ये पहुंच पाएगा? थोड़े मैं मुख्य बिंदु बता देती हूँ कि क्या क्या पॉइंट रखे हैं। पहला पॉइंट है 6 माह में यूसीसी लागू करना, एसएससी की नौकरी प्रतिवर्ष, 1 करोड़ युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहन करना, घुसपैठियों से सीमाओं की सुरक्षा करना, गायों की तस्करी पर 0 टॉलरेंस, महिला और युवा बेरोजगार के लिए 3,000 प्रति माह, 7वां वेतन आयोग पर काम करना, सभी राजनीतिक हिंसा को लेकर एक सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीशों की समिति की बैठक करना। क्या लग रहा है ये सारे पॉइंट, क्या भाजपा इस पे काम करेगी या फिर ये चुनावी जुमला है? देखिए, बीजेपी पार्टी तो अब घोषणा करने वाली पार्टी एक बन चुकी है, पहली बात। दूसरी बात, जिस प्रकार से बीजेपी के अभी पुराने कार्यकालों को देखा जाए और आज कंपेयर किया जाए तो मुझे लगता है कि सीरीज की बड़ी लंबी किताब लिखी जा सकती है। और उस सीरीज की किताब में से मैं कहूँ आपसे कि इनकी यदि मैं घोषणा पत्रों को मैं पढ़ रहा हूँ, मैं तो वो सारी घोषणाएं कहाँ चली गई। दूसरी बात, जब चुनाव हो जाता है तो उसके बाद ये कहाँ किस गुमशुदा एड्रेस में चले जाते हैं जिसके बारे में कोई भी जनता नहीं पहुंच पाती। तीसरा, इसके बाद क्या ये सरकार में आने के बाद जनता को दबाव देना शुरू कर देते हैं या जनता से अपने ही कहे हुए वादों को उससे मुकर जाते हैं और जनता से इतनी दूरी बना लेते हैं कि जनता उस प्रश्नों को न रख पाए, या फिर इस तरह से कह करके कि है कि जुमलेबाजी है। और प्रीवियस यदि हम बयानों को देखते हैं अपने गृह मंत्री जी का तो कह देते हैं कि ये जुमलेबाजी है या इसको इस मुद्दे को छोड़ो, बाद में ये कुछ देखेंगे। 7वां वेतन आयोग 45 दिनों के भीतर होने की इन्होंने बात, क्या अभी वेतन आयोग नहीं लगा हुआ है? और यदि वेस्ट बंगाल के लिए आपने 7वां वेतन बना के रखा है तो मुझे लगता है कि भारत देश में आपने 7वां वेतन उस राज्य के लिए अलग कुछ बनाने वाले हैं। दूसरा, या तो आपने राज्यों को विभिन्न तरीके से बंटवारा कर दिया है कि भारत के इस राज्य के लिए हम ये वेतन आयोग देंगे, तो इसके लिए तो 7वां वेतन आयोग तो पहले से ही लगा हुआ है। तो मुझे लगता है कि इनको ये क्या बताने की जरूरत है कि 7वां वेतन आयोग 45 दिनों के भीतर, इसका मतलब क्या 8वां वेतन आप कहते तो ज्यादा बेहतर होता। हो सकता है कि इनके लिखने में कोई त्रुटि हो गई है या फिर वेस्ट बंगाल को 7वां वेतन अभी तक नहीं मिला होगा, इन्होंने बोला कि हम आएंगे तो 7वां वेतन देंगे। तो 7वां वेतन हितग्राही वो लोग हो सकते हैं जो सरकारी नौकरी वाले हैं, और इनका पुराना ट्रैक देखा जाए तो उसके आधार पर विश्वसनीयता तो कहीं न कहीं पर प्रश्न चिन्ह के घेरे पर आ जाती है। इसके बाद बोलते हैं कि सभी राजनीतिक हिंसा की त्वरित जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की एक हम कमेटी बनाएंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी, अभी आप कोई भारत देश में और प्रधानमंत्री है कि भारत देश का कोई और गृह मंत्री है? अभी आप विभिन्न मुद्दे जो चल रहे हैं पूरे देश में, क्यों नहीं कंस्टिट्यूट कर देते हैं एक सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी? जिस कमेटी इसमें सुप्रीम कोर्ट रहती है, इलेक्शन कमीशन का मैटर हम लोग लड़ रहे हैं, इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसमें स्पष्ट तरीके से आप सबको पता है कि उसमें 3 लोगों के एक त्रिदलीय कमेटी होती थी जिसमें लीडर अपोजिशन ऑफ इंडिया होता था, दूसरा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया था, तीसरा उसमें लीडर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था। तो आपने ऐसी कमेटियों से चीफ जस्टिसों को या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को तो निकाल देते हैं। अब यहाँ पर आप कैसे यहाँ पर नई चीजों को लेके आ रहे हैं? दूसरा, अभी टेट का मैटर चल रहा है पूरे भारत देश में, सुप्रीम कोर्ट में आप क्यों नहीं कह देते हैं कि टीचरों के साथ अन्याय हो रहा है, हम इसमें रिव्यू पिटीशन करेंगे, या आप जो है तो इसको दोबारा रिकंसिडर करिए। आपका एक भी स्टेटमेंट आया? यहाँ पर आप कंस्टिट्यूट कमेटी नहीं करते हैं। यहाँ पर एग्जामिनेशन में ग्राउंड ऑफ द क्वेश्चन नहीं रेज करा रहे हैं। आप किस तरह के प्रश्नों से लोग परेशान हो रहे हैं उसको आप रेज करना नहीं चाहते थे, यहाँ पर कंस्टिट्यूट कर दीजिए। जहां जहां आपके चुनाव होता है वहां वहां आपके बम पटाखे फूटना शुरू हो जाते हैं। कभी महिलाओं को 3,000 रोजगार के नाम पर, कभी 7वां वेतन आयोग के नाम पर, कभी सभी राजनीतिक हिंसा जितनी हुई उनकी त्वरित जांच के नाम पर। तो ये जितनी भी चीजें आप कह रहे हैं वो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं पर 2 भागों में बंगाल को बांटने की आपने कोशिश किया है। एक भाग वह था जो भारत देश में जो चीजें अभी तक उसको न डिलीवर कराई गई हो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और आप चाहते हैं कि आपकी सरकार बने तभी डिलीवर किया जाएगा। अर्थात आपने पहले से ही मंशा तय कर ली है कि वेस्ट बंगाल में कोई भी
फंडिंग के मामले में, कुछ भी ऐसी सरकारी योजना जिसका इम्प्लीमेंटेशन देश के प्रत्येक राज्यों में होना है, इक्वल रेशियो में पेमेंट का मोड होना है। भारत देश में जो बजटरी घोषणाएं होती है 25%, 75% के रेशियो में, 35-65 के रेशियो में, या 30 और 70 के रेशियो में, या 50-50 के रेशियो में, उस रेशियो का डिलीवर वेस्ट बंगाल के साथ या जिन जिन राज्यों में अलग अलग सरकारें बनी हैं, चाहे वो तमिलनाडु की हो, चाहे आपने देखा हो तेलंगाना की हो, चाहे हिमाचल प्रदेश की हो, वहां फंड ही कम कर दो। वहां का जो जीएसटी का भी स्लैब होता है, जो पेमेंट भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच में बांटा जाता है, उसको भी रोक देते हैं आप लोग। क्यों? क्योंकि आप जब वहां फंड नहीं जाएगी तो सरकार के प्रति लोगों के मन में कहीं ना कहीं नफरत आएगी, और जैसे ही नफरत आएगी वैसे ही सरकार के प्रति लोगों का आक्रोश फैलेगा, और दिनों दिन यह कोशिश करने लगेंगे कि जनता इनके प्रति विपक्ष में हो जाएगी और इनको हटाने की कोशिश करेगी। कहीं उनको अल्टरनेट बीजेपी जैसी पार्टी मिल जाएगी तो उसके खिलाफ में ये जो है तो खड़े हो जाएंगे। आप जी। सवाल अब ये भी है, पश्चिम बंगाल में जो मुस्लिम वोटर है उनके नाम भी काटे जा रहे हैं। क्या लग रहा है कि जनता इन घोषणा पत्र पे विश्वास करेगी? और एक समुदाय को जिस तरीके से बीजेपी टारगेट कर रही है नाम काटकर, उस पर क्या कहें? देखिए, मैंने किसी भी राज्य का चुनाव जीतने के लिए विभिन्न प्रकार के तंत्र होते हैं। सॉरी, जो अभी इस तंत्र का उपयोग किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, ये इलेक्शन के दौरान पर किए जाने वाले प्रक्रियात्मक कार्य है। पहला इनका 3 मैंने योजनाएं बताई, ध्यान रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पूरे देश में ऐसे ही चुनाव होते हैं और लोग पार्टियां कराती है, बीजेपी इसी रूपरेखा का रूपांतरण करती है। पहला जो होता है, कोई भी राज्य की यदि चुनाव होता है तो वहां पर लोगों को पहले उस क्षेत्र को बांटा जाता है जहां पर हमें कम वोट मिलती है। मान लीजिए मेरे विधानसभा में मुस्लिम वोटर ज्यादा है, हमें पता है कि मुस्लिम वोटर हमको वोट नहीं देंगे। मान लीजिए किसी भी का भी उदाहरण हो सकता है, मैंने उदाहरण स्वरूप आपको एक उदाहरण पेश किया। अब उस मुस्लिम वोटर्स जहां पर है वहीं पर 2-3 विधानसभाओं में क्रम से उसको हम बांट देंगे पोर्शन को। उस पोर्शन का जब बढ़ जाएगा तो वही वोटर थोड़े थोड़ा करके जो ग्रुप में बढ़ता है एक उस विधानसभा में, वो विभिन्न विधानसभाओं में थोड़ा थोड़ा करके क्रम से बढ़ जाएगा। दूसरा, परिसीमन के आधार पर, जिस गांव से मुझे लगता है कि यहाँ से हमें वोट नहीं मिलेगी और ये दूसरी विधानसभा के जस्ट किनारे से लगता है, तो परिसीमन जब आता है और वहां पर ये हमें मदद कर सकता है, तो या वहां पर इतने ज्यादा वोट के गैप्स हैं, यदि यह गांव के लोग उस विधानसभा में चले भी जाएंगे तो कोई हमारे विधानसभा के रिजल्ट में, परिणाम में अंतर नहीं आएगा, तो दूसरा तरीका अप्लाई कर लेते हैं, यानी परिसीमन के दोनों रास्ते। तीसरा, जो एसआईआर या इस तरह से वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, जो आपका प्रश्न भी है इससे संबंधित, तो इसमें क्या होता है कि वोटर लिस्ट में बहुत सारे लोगों का नाम काट देना। किसी के नाम पर मान लीजिए दत्ता लिखा है, मान लीजिए मैंने बोला कि दीपांकर दत्ता, दीपांकर की स्पेलिंग में जो लिखा है वो लिखा है दत्ता। कुछ लोग हो सकते हैं, जैसे मेरे फादर के भी नाम में दत्ता आता है तो हम लोग DUTTA लिखते हैं, तो कोई मेरे घर के लोग DATTA लिखते हैं, तो कोई कुछ और लिखा है, तो इसके आधार पर DUTTA या DATT के आधार पर आपने कट कर दिया। इस प्रकार से बहुत तरीके से आप करते हैं। जो वोटर आईडी मांगते हैं उसके साथ में 2003 के पहले का डेटा मांग लेते हैं, जो हम और आप कोई भी कैरी नहीं करता है, और इसके आधार पर जब हम नहीं दिखा पाते हैं BLO को या जो भी रिटर्निंग ऑफिसर होता है, तो आप मेरे नाम को डिलीट या कट कर देते हैं। ये इनका दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका, अभी आपने देखा कि एक ग्रुप में, पूरे समूह में पूरा नाम का नाम काट दिए और उन लोगों को वोट का जो अधिकार है उस अधिकार से ही वंचित कर देते हैं। जो ग्रुप से आपको डर होता है कि इसकी वजह से वहां सरकार बनती है, बिगड़ती है, तो वहां उतने वोटरों को आप डिस्टर्ब कर देते हैं, और यदि आवश्यकता हुई तो बहुत सारे लोगों को इम्पोर्ट भी कर लिया जाता है। कई बार इस राज्य से उस राज्य में डाल दिया जाता है, उससे वोट डालने वाले होते हैं। जैसे वो राहुल गांधी जी का वो बम फोड़ने वाला आपने देखा था, एटम बम, जो उदाहरण दिया था, तो वो भी एक उदाहरण का चलता फिरता प्रॉपर एक सबूत है। इस तरीके से बीजेपी अपने कामों को आगे बढ़ाती है, और इसीलिए वो नंबर वोट जो है वेस्ट बंगाल का काटी है, जिससे उनके परसेंटेज में जो उनका फिक्स्ड वोट है वो न कटने पाए, और जो पॉजिटिव वोट बढ़ रही थी वेस्ट बंगाल में TMC की, उसको कम किया जा सके। सर, अब एक लास्ट सवाल है। अमित शाह लगातार हर एक रैली में ये कहते हैं कि घुसपैठियों को हम रोकेंगे, लेकिन केंद्र में सरकार तो बीजेपी की है 12 साल से, तो अभी क्यों ये घुसपैठियों को रोकना या घुसपैठियों को टारगेट करना याद आया? चुनाव के समय ही क्यों ये मुद्दा याद? मैंने आपके माध्यम से कई बार वीडियोस में भी बोला है, कई सारे चैनलों में बोला है कि आज तक कोई भी घुसपैठिया यदि उनके लिस्ट में आया हो और इलेक्शन कमीशन ने अपनी पूरी एफिडेविट, जो हम लोग इलेक्शन पिटीशनर्स थी,
उसमें स्पष्ट करके दिया था, जो इलेक्शन जरूरत होगी तो हम काउंटर भी उसका आपको दिखा सकते हैं। उसमें कहा कि कोई भी घुसपैठिया अभी तक नहीं पाया गया। तो सवाल यह है कि ये घुसपैठिया का उदाहरण, घुसपैठिया घुसपैठिया एक शब्द बना करके पूरे देश में फोबिया फैला दिया है इन्होंने। तो जितने भी भारत देश में टेरिटोरियल स्टेट्स हैं, वहां पर ये इस प्रकार से घुसपैठिया घुसपैठिया करके लोगों को मतलब डरा दिया गया है और उससे सुरक्षित करने का ये वादा करते हैं। तो क्या अभी 10 साल से ऊपर हो गया, 12 साल से केंद्र में अभी अमित शाह के और उनके कोलिजन्स की पूरी सरकार है, तो वो क्या करें? इसका मतलब वो मानते हैं कि कहीं न कहीं पर उनकी सरकार फेल्योर है। और मुझे लगता है कि मीडिया को इस मामले में रिपोर्टिंग करना चाहिए था कि वो किस प्रकार से देश में वातावरण है। और यदि आप ऐसा कह रहे हैं, अपने घोषणा पत्र में दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात स्पष्ट है कि आपने यह मान लिया है कि घुसपैठियापन होता है और आप फेल्योर हैं। तीसरा, आपने 1 करोड़ युवा रोजगार को भी लेकर के बोला था, आपके घोषणा पत्र में लिखा है। तो इसके पहले जो 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक वर्ष भारत देश में देने की बातें कही थी आपने, वो आज तक नहीं दिए आप। तो भारत देश की जनता भी जानती है आपके चाल और चरित्र को। एसएससी का भी नौकरी का एक लॉलीपॉप दे दिया आपने। एसएससी की नौकरी आप तब देंगे जब भारत देश की जनता को सरकारी पोर्टल खोलेंगे कि नौकरी के लिए पोर्टल खोला जा रहा है। अभी तक तो भारत देश में टीचर जहाँ पर हैं और वहाँ पर स्कूल में बच्चे हैं और टीचर नहीं है, उसको तो भरपाई करा दीजिए, तब तो बच्चे एसएससी का एग्जाम देने के लिए पहुंचेंगे। जीएसटी तो उनका कम करा दीजिए, जो पढ़ने के लिए जाते हैं किताब कापी में और जीएसटी की वसूली करते हैं आप लोग। तो ये सरकार, ये वही सरकार है जो कफन में भी आपको पता है कि जीएसटी लगाई थी और उसके बाद पार्लियामेंट में विरोध हुआ था, तो ये सरकार जाकर के कहीं न कहीं पर उसको विड्रॉ की थी। तो ये वो सरकार है कि मरने वाले आदमी से भी कहीं न कहीं टैक्स वसूलना चाहती है। इसके बारे में कुछ बोलना भारत देश के लिए मुझे नहीं लगता है कि बहुत उचित है, और न ही जनता के सामने धार्मिकता के आधार पर उद्दोलित करके धार्मिक रूप से अंदर से ये जो भी कुछ भी कर लेते हैं और मासूम जनता के साथ खिलवाड़ करते हैं। थैंक यू।